नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए पढ़ते हैं अमृता प्रीतम द्वारा रचित उपन्यास नागमणि का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। 5 दिन गुजर गए। अलका रोज नियम पूर्वक आती और काम करती। उस घटना की छाया भी उसके साथ कमरे में न आती। छठे दिन सुबह ही अलका आई तो कुमार अपना तौलिया तहाकर चमड़े के एक बैग में रख रहा था। आज फिर शायद जाने की तैयारी है। वह तैयारी छोटी थी, ये तैयारी बड़ी है। तुम भी मेरे साथ चलोगी। हरिया नाश्ता तैयार कर रहा है, उसे कह दो कि कुछ ज़्यादा बना ले। कितने दिन के लिए? एक ही दिन के लिए। कुमार और अलका जब पगडंडी पर चलते हुए सामने पहाड़ की बगल में पहुंच गए तो एक पहाड़ी नदी के किनारे खड़े होकर कुमार ने हाथ का बैग एक पत्थर पर रख दिया। नहाओगे तुम? मैं अपने साथ कोई कपड़ा नहीं लाई। इस बैग में एक नीली चादर रखी है। नदी का पानी जो सारी रात डरे हुए पत्थरों से बात करता रहा था, अब सूरज की किरणों से खेल रहा था। अलका ने बैग से चादर निकाल ली और पत्थर की आड़ में आकर कपड़े उतारने लगी। नीली चादर को बदन से लपेट कर जब उसने पानी में पैर रखा, जंगली फूलों की एक टहनी पानी में तैरती हुई अलका के पास आ गई। अलका ने टहनी के आगे का हिस्सा तोड़कर अपने बालों में टांग लिया। कुमार अलका की बाईं ओर के पानी में नहा रहा था। अलका ने एक नज़र कुमार को देखा और फिर पानी में आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कुमार के पास से गुजरी और काफ़ी दूर जाकर उसी की सीध में ठहर गई। पानी बहुत गहरा था, खड़े रहते पानी कमर से छूता था। अलका घुटनों के बल पानी में बैठ गई। अलका ने हाथों में हरे कांच की 5-5 चूड़ियाँ पहनी हुई थी। पानी में डूबी हुई कलाइयों पर चूड़ियाँ ऐसे लग रही थीं जैसे उसने बाहों पर हरे पत्ते लपेटे हुए हों। अलका बाहें फैलाकर पानी काटती तो चूड़ियाँ खनक उठती। अलका ने कई बार अपनी ठुड्डी और आधे मुख को पानी में डुबोकर पानी को अपनी आंखों से छुआया। अलका पानी की उतराई की ओर थी और जो पानी अलका के बदन को छूकर निकलता था वह दूर से कुमार के बदन को छूकर आ रहा था। अलका की आंख बड़े अदब से इस पानी को छूती रही। अलका की चूड़ियों की खनक चाहे ऊंची नहीं थी, पर इस गहरी खामोशी में वह कुमार के कानों को सुनाई दे रही थी। कुमार इस खनक से बचने के लिए कोई बार सीध से हटा। एक बार वह बिल्कुल ही पानी के बाएं किनारे तक चला गया। अलका ने वही सीध ले ली। कुमार किनारा बदलकर पानी के दाएं किनारे पर आ गया। अलका ने फिर वो सीध बदल दी। जितनी देर और जो भी पानी कुमार के बदन को छूकर आ रहा था, अलका उसे अपने अंग अंग में भर लेना चाहती थी। कुमार ने शायद अलका के इस खिलवाड़ को भांप लिया और इस खिलवाड़ को तोड़ने के लिए वह पानी से बाहर आ गया। अलका भी पानी से बाहर आने लगी तो कुमार फिर पानी में उतर गया और तेजी से तैरता हुआ अलका तक आ गया। झपट कर कुमार ने अलका का हाथ पकड़ा और झल्लाकर अलका के बदन से लिपटी चादर खींच ली। चादर की तरह ही उसने अलका को अपनी बाहों में कस लिया और फिर खौलते हुए होठों से उसने अलका के होठों को इस तरह पिया जैसे वह अलका की सारी जान के साथ इस पहाड़ी नदी का पानी पी जाएगा। कुमार ने टूटकर जब अलका को छोड़ा तो अलका के होठ उसी तरह साबुत थे। अलका की छाती उसी तरह सांस ले रही थी और नदी का पानी उसी तरह बह रहा था। कुमार को लगा कि न वह अलका की सांस पी सकता था और न नदी का पानी। वो किनारे के पत्थरों पर इस तरह जा बैठा जैसे सैकड़ों पत्थरों में एक पत्थर और बढ़ गया हो। अलका ने किनारे पर आकर कपड़े पहन लिए और नीली चादर को निचोड़कर सूखने के लिए एक बड़े पत्थर पर पगला दिया। नाश्ता डाल दूं? अलका कुमार के पास आकर खड़ी हो गई और नाश्ते का डिब्बा खोलकर प्लेट पोंछने लगी। कुमार काफ़ी देर तक अलका के पैरों की ओर देखता रहा और फिर लपक कर उसने अलका के पैरों को मरोड़ा। ये पैर इस तरह नहीं, इस तरह होने चाहिए थे। किस तरह? अरे एड़ी आगे होनी चाहिए थी और उंगलियां पीछे। क्यों? क्योंकि जिन्नी के पांव उल्टे होते हैं। जिन्नी क्या होती है? भूत प्रेतों की जाति की जिन्नी। हर जिन्नी के पैर उल्टे होते हैं। मैं छोटा सा था, हमारे पड़ोस में एक बूढ़ा रहता था। वह मुझे जिन्नियों के किस्से सुनाया करता था। उसने जिन्नी देख रखी थी?
वह कहता था कि उसने जवानी में एक जिन्नी पकड़ी भी थी। फिर वो बताया करता था कि जिन्नी का पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। कई कई रातें शमशान में जाकर बैठना पड़ता है। वो पहले बहुत डराती है। अगर आदमी डर जाए तो वह खुद पकड़ी न जाकर उस आदमी को पकड़ लेती है। फिर उसने जिन्नी कैसे पकड़ी? उसने उसे पाँव से पहचान लिया था। वह कहता था कि हर जिन्नी का नाक मुंह वैसा ही होता है जैसे किसी साधारण औरत का। जिन्नी के मुख की ओर कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसके पैर उल्टे होते हैं और पैरों से पहचान कर पकड़ लेना चाहिए। पर पकड़ने का फायदा? वो बूढ़ा कहा करता था कि अगर एक बार जिन्नी पकड़ में आ जाए तो सारी उम्र कोई फिक्र नहीं रहती। जब आपका दिल हलवा खाने को हो, वो हलवा ला देती है। जब का आपका दिल नए कपड़े पहनने को हो, वो नए कपड़े ला देती है। वह तरह तरह का खाना ला सकती है। वो हैरान कर देने वाली चीज़ें आपके कदमों में ला कर रख सकती है। फिर उस बूढ़े ने जिन्नी छोड़ क्यों दी? वो कहता था रोज रात को उसे जिन्नी से मेनका का नाच देखने की आदत पड़ गई थी। रात को जिन्नी मेनका के कपड़े पहनकर और पैरों में घुंघरू बांधकर मेनका का नाच दिखाती थी, जो इंद्र के दरबार में होता है। फिर आस पड़ोस में शोर मच गया कि रात को यहाँ से घुंघरुओं की आवाज़ आती है, इसलिए लोगों ने तंग आकर उसने जिन्नी छोड़ दिया। आपने उस बूढ़े से जिन्नी पकड़ने का तरीका नहीं पूछा? जब मैं छोटा था तब मैं उस बूढ़े से जिन्नी पकड़ने का सारा ढंग पूछकर एक बार जिन्नी पकड़ने के लिए गया था। फिर अमावस की रात थी। उसने बताया था कि जिन्नी सिर्फ अंधेरी रात में ही पकड़ी जा सकती है। फिर मुझे बड़ा दिलेर समझा जाता था। कुछ अपनी दिलेरी से और कुछ मशहूरी की झेप से मैं आधी रात को चल दिया। अभी शमशान तक पहुंचा था, शहर के पेड़ों के पास ही मुझे डर लगने लगा। एक घने पेड़ में से कोई जानवर बोला और मैं उल्टे पांव भागा। शायद वो जिन्नी हो जो पेड़ पर चढ़कर बोल रही हो। उस बूढ़े ने मुझे बताया था कि सबसे पहले जिन्नी के पैरों में बंधे हुए घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई देती है। इसका मतलब कि हर जिन्नी को नाचने की कला आती है। हाँ शायद, पर मुझे तो ये कला नहीं आती। तो तुमने मान लिया कि तुम जिन्नी हो, पर सीधे पैरों वाली जिन्नी और सीधी रास्तों वाली। ये रास्ता सीधा है। आप इसे उल्टा भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर कोई तस्वीर को उल्टी ओर से देखे तो वो उसे उल्टी ही दिखाई देती है। और मैं उल्टी ओर खड़ा हूँ। हमने कल सोचा था कि हम किसी बात का फैसला नहीं करेंगे। हमारी हर बात का फैसला समय करेगा। कल की तरह आज भी कुमार ने अलका की बात मान ली और सारी बात समय के फैसले पर छोड़ दी। उसने चुपचाप अलका के हाथ से प्लेट पकड़ ली और नमकीन पराठे का एक और तोड़कर शहद की कटोरी में डुबोया और दाएं पैर के अंगूठे से जमीन को खरोचने लगा। अलका ने थर्मस की कॉफ़ी प्याले में डाली और प्याला कुमार की तरफ बढ़ा दिया। मैं सोच ही रहा था कि अगर हम चाय या कॉफ़ी भी ले आते। एक बात उस बूढ़े ने ठीक कही थी। क्या? कि जिन्नियाँ कई तरह के खाने सजाकर जब चाहें आपके लिए परस सकती हैं। पर आप उस बूढ़े से एक बात पूछना भूल गए। क्या? आपने जिन्नी पकड़ने का तरीका पूछ लिया, पर जिन्नी से अपने आप को छुड़ाने का तरीका नहीं पूछा। वो तरीका मैं खोज रहा हूँ, खोज लूँगा। आप इस नदी पर यही तरीका ढूंढने आए थे? अगर सच पूछो तो यही तरीका ढूंढने आया था। कल रात कोई तरीका सूझा था? कल रात सपने में मैंने एक नदी देखी थी। मैं भी नदी के किनारे बैठी थी या नहीं? इसी तरह नीली चादर लपेटकर तुम इस नदी में नहा रही थी और मेरे बालों में फूल भी टंगे हुए थे। मैंने फूलों की यह टहनी तोड़कर पानी में यूं ही नहीं फेंकी थी। तुम्हारे बालों में लगाने के लिए ही मैंने पानी में रखी थी। फिर सपना जब सच बनते हैं तो इंसान उसके पीछे पड़ा रहता है। और आपने पीछा छुड़ाने के लिए सपने को सच करके देख लिया। हाँ, रात को मुझे भी एक सपना आया था, इसी नदी का। नहीं, फिर मैंने देखा कि मैं आपके काम की मेज पर एक कागज़ रखकर उस पर इंचों से निशान लगा रही हूँ। फिर निशान लगा लगा कर मैं थक रही, पर वह कागज़ जादू के जोर से जैसे बढ़ता ही गया। फिर फिर मैंने उस कागज़ से पूछा कि वो मेरे साथ इस तरह क्यों कर रहा है। फिर अजीब बात है, जब मैं कागज़ से बातें करने लगी तो कागज़ भी मेरे साथ बात करने लगा। यू डैम! उस कागज़ ने मुझसे बताया
कि वह मेरे सपनों का कागज़ था और मैं चाहे सारी उम्र उस पर इंचों के निशान लगाती रहूं, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। यू डैम। जिन्नी उर्फ डेविल। चल अब नाश्ता करके लौट चल, आज सवेरे से कोई काम नहीं निकाला। चलो कुछ घंटे काम कर लें, क्या पता कल सवेरे फिर आना पड़े। यहाँ? यहाँ नहीं, शायद उस पहाड़ की चोटी पर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सपने हमेशा बढ़ते रहते हैं ना। चेतन प्रयास के पैर चाहे उल्टे हों, पर सपनों के पैर सीधे होते हैं। आज वे इस नदी तक आए हैं, कल पहाड़ की चोटी पर चढ़ेंगे। कुमार भौचक्का होकर अलका की ओर देखने लगा। उसे लगा कि वह स्वतंत्रता के जिस शिखर पर खड़ा था, किसी दिन ये अलका उसे वहां से इस तरह खींचेगी कि वह शिखर से फिसल कर मोहब्बत की गहरी खाई में जा पड़ेगा।